Hello everyone, myself Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम एसिड एंड बेस, जिसे हम अम्ल व क्षार के नाम से भी जानते हैं, के ब्रोंस्टेट-लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे हम प्रोटॉन बंधुता या प्रोटॉन एफिनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अम्ल व क्षार के परिचय, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड आर्हेनियस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अम्लों व क्षारों की सामर्थ्य, और साथ ही डिस्कस किया था लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ब्रोंस्टेट-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेट-लॉरी अवधारणा क्या है? सन 1923 में ब्रोंस्टेट एवं लॉरी ने अम्लों एवं क्षारों की व्याख्या करने के लिए एक प्रोटॉन पिक्चर प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि विलायक के योगदान की कोई आवश्यकता नहीं है, और उनके सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन दाता पाता सिद्धांत भी कहा जाता है, या कहें प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी भी कहा जाता है। और उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि वे सारे पदार्थ अम्ल हैं जो प्रोटॉन देते हैं, और वे सारे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं या कर सकते हैं क्षार कहलाते हैं। एक अम्ल क्षार प्रोसेस में अम्ल से प्रोटॉन का ट्रांसफर क्षार की तरफ होता है। इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट के रूप में एक अन्य अम्ल बनता है, जिसे मूल क्षार का संयुग्मित अम्ल या कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, और एक क्षार बनता है जिसे मूल अम्ल का संयुग्मित क्षार या कंजुगेट बेस कहते हैं। देखिए, आप उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। ये आपका अम्ल है HCl, और ये आपका क्षार है NH3। अब देखिए, जब इन दोनों के मध्य रिएक्शन हुई तो क्या हुआ? इसका HCl का H प्लस, और उसको कौन ग्रहण कर रहा है? NH3। तो NH3 किसके रूप में परिवर्तित हो गया? NH4 प्लस के रूप में। और जो HCl था उसका Cl माइनस बच गया है। तो आप देखें, जो HCl ने H प्लस दिया, NH3 ने ग्रहण किया, NH3 यहाँ पर क्षार के रूप में है, तो NH4 प्लस NH3 का संयुग्मित अम्ल बन गया। और इसी प्रकार से जो Cl माइनस है वो HCl का संयुग्मित क्षार बन गया, क्योंकि जब HCl है तो H प्लस प्रेजेंट है, तो ये एसिड है, और इसमें से ये H निकलते ही ये इसका संयुग्मित क्षार बन गया। तो ये उदाहरण के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि अम्ल और क्षार के संयुग्मित अम्ल और क्षार किस प्रकार से बनते हैं। अब आप देखें, जल का जो व्यवहार है वो प्रबल क्षार की प्रेजेंस में तो अम्लीय हो जाएगा, और आप देखें प्रबल अम्ल की प्रेजेंस में क्षारीय हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर ये H2O है, ये आपका प्रबल अम्ल है HCl। तो यहाँ जल का जो व्यवहार है वो क्षार के जैसा व्यवहार होगा। और देखिए, H2O का जो क्षार व्यवहार है HCl से रिएक्शन करने के बाद H3O प्लस बनेगा, और ये क्षार का संयुग्मित अम्ल होगा H3O प्लस। अब इसी प्रकार से जो ये अम्ल है HCl, रिएक्शन होने के बाद इसने H प्लस तो H2O को दे ही दिया है, अब Cl बचा, और Cl माइनस इस अम्ल का HCl अम्ल का संयुग्मित क्षार होगा। अब इसके विपरीत देखें, अगर H2O एसिड की तरह व्यवहार करता है, कब? जब NH3 प्रबल क्षार प्रेजेंस में, NH3 है, क्षार है, रिएक्शन होगी तो क्या होगा? H2O का H प्लस, H2O किस किस में टूटेगा? H प्लस में और OH माइनस में। तो H प्लस को कौन ग्रहण करेगा? क्षार, और NH3 प्लस NH4 प्लस बन जाएगा। तो NH3 जो क्षार था उसका संयुग्मित अम्ल हो गया NH4 प्लस,
और H2O जो अम्ल है उसका संयुग्मित क्षार हो गया OH माइनस। तो इस प्रकार से जो जल का व्यवहार है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। प्रबल क्षार है तो अम्लीय व्यवहार करेगा, और प्रबल अम्ल उसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्षारीय व्यवहार करेगा। अब लवणों के साथ देखें। लवणों के जल अपघटन में भी अम्ल क्षार रिएक्शन कंप्लीट होती है। आप देखें NH4Cl के जल अपघटन में किस प्रकार से अपक्रिया संपन्न होती है, जिसमें जल अणु क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। देखिए NH4+ ये अम्ल है और ये H2O क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जो NH4+ है वो अम्ल है, तो इसका जो संयुग्मित बनेगा वो क्षार बनेगा। और वो संयुग्मित कब बनेगा, जब ये अपना हाइड्रोजन आयन H+ आयन दे, और H+ आयन को कौन ग्रहण करे, H2O। तो H2O ने जब ग्रहण किया तो H2O के ग्रहण करते ही ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अम्ल में, क्योंकि अभी तो ये क्षार है लेकिन H+ आयन ग्रहण कर रहा है, तो ये H3O+ बन जाएगा और ये क्षार का संयुग्मित अम्ल होगा। अब इसके विपरीत देखें, KCN के जल अपघटन में भी जल अणु अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। देखिए ये Cn- क्षार है और इसका जल अपघटन H2O से किया तो H2O यहाँ पर अम्ल की भांति व्यवहार करेगा क्योंकि Cn- क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। तो Cn जब H2O से H+ आयन ग्रहण करेगा तो ये किसके रूप में बन जाएगा, HCN, क्योंकि Cn- है और H+ ग्रहण किया तो ये किस प्रकार से बन गया, HCN, और ये संयुग्मित अम्ल हो गया किसका, Cn- का। और H2O जो अम्ल है और H2O ने H+ दिया तो OH- बच गया, तो ये OH- इस H2O का संयुग्मित क्षार होगा। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं उभय प्रोटोनी या एम्फीप्रोटिक, जो प्रबल अम्ल की प्रेजेंस में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं जबकि प्रबल क्षार की प्रेजेंस में प्रोटॉन प्रदान करते हैं। ये कैसे हैं, ये सारे के सारे उभय प्रोटोनी कहलाते हैं। और वाटर एक उभय प्रोटोनी सॉल्वेंट है। जल के अतिरिक्त अगर आप देखें तो किसी अन्य उभय प्रोटोनिक सॉल्वेंट में किसका उल्लेख आएगा, जल के अलावा एसिटिक अम्ल का। प्रबल क्षार की प्रेजेंस में एसिटिक अम्ल क्या करेगा, एक अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, और प्रबल अम्ल की प्रेजेंस में इसका व्यवहार क्षारीय हो जाएगा। देखें आप, यहां पर ये एसिड है और ये क्षार है KOH, तो प्रबल क्षार की प्रेजेंस में ये CH3COOH अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, और ये जैसे ही इससे KOH से रिएक्शन करेगा तो CH3COO- और इस KOH का जो OH- है इसके H+ से रिएक्शन करेगा और संयुग्मित अम्ल बन जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखें HNO3 अम्ल की प्रेजेंस में ये क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है CH3COOH, क्योंकि ये इससे प्रबल क्षार है। तो HNO3 से जैसे रिएक्शन करी तो यहाँ पर HNO3 एसिड और ये क्षार है, तो आप देख रहे हैं जो क्षार के रूप में CH3COOH है वो संयुग्मित अम्ल के रूप में बदल जाएगा। कैसे, CH3COO और एक H+ और ग्रहण कर लेगा तो CH3COOH2+ बन जाएगा। और ये HNO3 जो अम्ल है उसने H+ दे दिया तो क्या बच गया, NO3-, तो ये संयुग्मित क्षार की भांति व्यवहार करेगा। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि कोई भी अम्ल व उसका संयुग्मित क्षार, अथवा हम कहें कोई भी क्षार तथा उसका संयुग्मित अम्ल परस्पर एक प्रोटॉन द्वारा संबंधित होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के देन लेन से ही अम्ल और क्षार का निर्धारण हो रहा है। आप देखें यहां पर ये CH3COOH है, अभी तो ये कैसा है, एसिड, लेकिन जैसे ही इसने एक H+ आयन रिमूव किया तो ये क्या बन गया, संयुग्मित क्षार। और अगर ये CH3COOH एक H+ ग्रहण कर ले तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH एसिड बन जाएगा। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखें आप NH3 का, अभी किस स्थिति में, ये क्षार की में, लेकिन अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, जैसे ये H+ ग्रहण किया तो H+ ग्रहण करते ही ये NH4+ बन जाएगा, और NH4 बनते ही ये हो गया संयुग्मित अम्ल। लेकिन NH4+ अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे
तो ये NH3 के रूप में बन जाएगा और NH3 कहलाएगा क्षार। तो यहाँ पर जो अम्ल व संयुग्मित क्षार या संयुग्मित अम्ल का केवल एक प्रोटॉन का रिलेशन है और उस एक प्रोटॉन के लेन देन से ही उनके संयुग्मित अम्ल संयुग्मित क्षार का निर्धारण होता है। अब इस सिद्धांत के द्वारा एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें किसी अम्ल व क्षार की प्रबलता विलायक की नेचर से बहुत अधिक प्रभावित होती है। जैसे आप देखिए, एसिटिक अम्ल जलीय विलयन में तो कैसा है, बहुत दुर्बल अम्ल है, लेकिन द्रव अमोनिया में यह एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि H2O की तुलना में NH3 में प्रोटॉन ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि जो एसिटिक अम्ल है वो जलीय विलयन में तो दुर्बल है, लेकिन द्रव अमोनिया में प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ये देखिए, CH3COOH है, H2O दुर्बल क्षार है और ये दुर्बल अम्ल है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये प्रबल क्षार के रूप में बन जाएगा और H2O प्रबल अम्ल के रूप में बन जाएगा। और यहाँ देखें, CH3COOH है और अमोनिया के साथ रिएक्शन करें तो ये दोनों प्रबल प्रबल बन के क्या बनाएंगे, इनके संयोग में दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये विलायक की नेचर पे भी बहुत अधिक डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोटॉन बंधुता। प्रोटॉन बंधुता क्या है? अम्ल व क्षार की एक सामान्य रिएक्शन के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? जैसे आप देखिए, ये B आपका क्षार है और ये H+, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जैसे ही H+ से B रिएक्शन करेगा तो BH+ बन गया और BH+ कहलाएगा इसका संयुग्मित तो अम्ल। ये अम्ल क्षार की एक जनरल इक्वेशन है। अब इसके आधार पर हम प्रोटॉन बंधुता की डेफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। गैसीय अवस्था में उक्त प्रकार की अभिक्रिया, उक्त मतलब ये जिस प्रकार से ये क्षार और अम्ल की रिएक्शन हो रही है उसी प्रकार से, तो ये संयुग्मित अम्ल का निर्माण हो रहा है। गैसीय अवस्था में उक्त प्रकार की अभिक्रिया के संपन्न होने में मुक्त हुई ऊष्मा को प्रोटॉन बंधुता कहते हैं। प्रोटॉन बंधुकता के आधार पर किसी ब्रोंस्टेट अम्ल या क्षार की प्रबलता को ज्ञात किया जा सकता है। प्रोटॉन बंधुता को निम्न सामान्य समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। आप देखें, X और ये प्लस H+ है तो HX+ इसके द्वारा ये समझाया जा सकता है। प्रोटॉन बंधुता को निम्न समीकरण द्वारा भी समझा सकते हैं। ये X प्लस H+ है तो HX+ हो गया। अब आप देखें, इसे निम्न प्रकार के बॉर्न हैबर साइकिल द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपका X प्लस H+, तो देखें डेल H1 बराबर -PaX अपॉन प्रोटॉन बंधुता HX+ और ये गैस के रूप में। अब डेल H4 बराबर माइनस हो गया -IEX बंध वियोजन ऊर्जा और डेल H2 बराबर हो गया DX-H। अब देखें, X प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसने तो डेल H3 बराबर हो गया -EH अपॉन आयनन ऊर्जा और ये हो गया X प्लस H, ये गैस के रूप में। अब इस रिएक्शन से जो साइकिल है, उपरोक्त साइकिल से X की प्रोटॉन बंधुता ज्ञात करें हम, तो आप देखेंगे PaX बराबर D प्लस X-H प्लस IEH माइनस IEX बंध वियोजन और आयनन। आप देखेंगे कि वर्ग 14 to 70 तक के कुछ द्विअंगी हाइड्राइड यौगिकों की आयनन ऊर्जा एवं प्रोटॉन बंधुता के मान इस सारणी के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग 14 to 17 के द्विअंगी हाइड्राइडों की आयनन ऊर्जा EB और प्रोटॉन बंधुता KJ प्रति मोल के वैल्यूज ये इस प्रकार से ये दिए गए हैं। और इस सारणी का अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि वर्ग 15 से 17 तक के एक आवर्त में जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जा रहा है। कार्बन के आयनन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत उच्च होने के कारण कार्बन के पास कोई अबंधी इलेक्ट्रॉन नहीं है और आयनन ऊर्जा
IE के मान में परिवर्तन सामान्यतः बंद वियोजन ऊर्जा D के मानों में परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है। अतः प्रोटॉन बंधुता के मानों को आयनन ऊर्जा के मान अधिक प्रभावित करते हैं। एक वर्ग में आयनन ऊर्जा के मान इस प्रकार से घटते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इस प्रकार से इनके आयनन ऊर्जा के मान घट रहे हैं। इसी प्रकार से इनके प्रोटॉन बंधुता के मान बढ़ रहे हैं। ये फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन का अधिक है, फिर ब्रोमीन का अधिक है, फिर आयोडीन का अधिक है। और एक आवर्त में भी इस प्रकार का परिवर्तन आप देख सकते हैं। आयनन ऊर्जा के बढ़ते मानों के साथ प्रोटॉन बंधुता के मान घटते हैं। देखिए NH3, H2O और HF यहाँ पर देखें इस प्रकार से घट रहे हैं। NH3 का 10.2 और ये इस प्रकार से इसका 12.6 H2O का और HF का 16। और आप यहाँ देखें प्रोटॉन एफिनिटी NH3 की 854 है, H2O की 697 है और उससे कम है HF की 399। वर्ग 15 के हाइड्राइड में आयनन ऊर्जा के मानों में अधिक परिवर्तन नहीं है। इनके बंद वियोजन के मान महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बंद ऊर्जा में कमी से इनके प्रोटॉन बंधुता के मान भी कम होते जाते हैं। आप देखिए NH3 है, उसके बाद PH3 है, फिर ASH3 है और इनकी प्रोटॉन बंधुता NH3 की 854 है, फिर 789 है और लास्ट में ASH3 की PH3 से कम है 750। ऋणायन के लिए प्रोटॉन बंधुता की सामान्य इक्वेशन को निम्न प्रकार से शो किया जा सकता है। X प्लस H प्लस HX। इनकी प्रोटॉन बंधुता को ज्ञात करने में जो बॉर्न हेबर साइकिल है, प्रोटॉन बंधुता की इक्वेशन में आयनन ऊर्जा के स्थान पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि वर्ग 15 के हाइड्राइड के लिए आयनन ऊर्जा के मान में अधिक परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने आज जो डिस्कस किया वो एक तो किया ब्रोंस्टेड एवं लॉरी कॉन्सेप्ट और उसके साथ ही प्रोटॉन बंधुता की डेफिनेशन और उसको एक टेबल के माध्यम से 14 to 17 के द्विंगीय हाइड्राइडों के आयनन ऊर्जा और उस टेबल के अवलोकन करने पर हमने कुछ जो हमें डिटर्मिनेशन हुआ उसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू।